तो हमारे साथ दो बड़े नेता मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से। उन्हीं से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी ने रखा है अपने सामने 29-0 मध्य प्रदेश में हासिल करने का। पिछली बार 28 सीटें जीती थी, एक सीट नहीं जीत पाए थे छिंदवाड़ा की, तो क्या इस बार वो भी खाते में आ जाएगी? यहीं से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। विश्वास जी, ये 29-0 का जो लक्ष्य है ये कैसे हासिल होगा? कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में पूरी तरह से शामिल करा लेने के साथ ही वो हासिल हो पाएगा? देखिए, इस देश में केवल आप मध्य प्रदेश की बात मत करिए, पूरे देश में मोदी वेव चल रही है। पूरे देश ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है। 10 साल में मोदी जी ने इस देश की तस्वीर और तकदीर जिस प्रकार से बदली है, इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को जैसे आगे लाने का काम किया है, उसके बाद देश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मोदी की सरकार फिर आएगी। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें हम जीतेंगे। और आप यदि केवल आंकड़ों की बात कर लें तो छिंदवाड़ा की पहली बार की कांग्रेस की जीत का आंकड़ा देख लीजिए, वो भी कोई बहुत लाखों में नहीं था। 29 हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। जो कांग्रेस के नेता हमारे साथ आए हैं वो किसी पद लोलुपता के कारण नहीं आए, किसी पद की लालसा के साथ नहीं आए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस के पास नेता, नीति और नियत तीनों की कमी है, इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। हम उनके भरोसे 29 जीतने का बात नहीं करते, हम जनता के भरोसे 29 जीतने की बात करते हैं। तो हेमंत जी, वर्क नहीं कर रही है, आप बोलें। मैं दिखवाती हूँ। वो कह रहे हैं आपके लोगों को, कार्यकर्ताओं को जो शामिल करा रहे हैं उसके भरोसे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और उनका काम और उन पर भरोसा, इस सहारे 29-0 करेंगे मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को पार्टी के ऊपर उठा दिया है। पहले बीजेपी की बात होती थी और संगठन की बात होती थी, आज से कुछ वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि हर बीजेपी का नेता बाध्य है अपनी आईडी के सामने लिखने का मोदी का परिवार, और जब तक वो नहीं लिखेगा तो उसकी रिपोर्टिंग ऊपर पहुंच जाती है। और मैं समझता हूं इस चुनाव में मोदी जी की वेव नहीं है, ईडी की वेव चल रही है। पहले ईसी इलेक्शन करवाता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईडी इलेक्शन करवा रहा है। तो कई लोग भय के मारे जा रहे हैं, हो सकता है निश्चित ही किसी को अपना बिजनेस बचाना है, किसी को और भी कोई निजी स्वार्थ हो सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यदि भाजपा के अंदर घबराहट नहीं होती, यदि भाजपा 400 पार कर रही होती स्वतः ही, तो क्यों रोज वो पट्टे ले लेके खड़े रहते हैं? फ्री जैसे होता है ना, कोई बिल्कुल फ्री बैठा हुआ, रोज कार्यालय में एक शो होता है, उसमें 10-50 लोगों को बुला बुला करके सुबह से लेके शाम तक घेराबंदी होती है, और अगले दिन अखबार में उसकी विज्ञप्ति निकलती है और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री शो में शामिल होते हैं। तो जब 400 पार हो ही रही है यदि आपकी, तो मैं नहीं समझता आपको और लोगों की जरूरत है। क्यों चुने हुए मुख्यमंत्री और चुने हुए सांसदों को जेल के अंदर डाला जाता है? ये कहीं ना कहीं घबराहट का प्रतीक है। नहीं, लेकिन हेमंत जी, अगर जा रहे हैं तो आप भी तो रोक नहीं पा रहे हैं ना। आप अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर सीटें उतनी नहीं आने वाली हैं, ये वो घबराए हुए हैं, अगर घबराए हुए होते तो आपके यहाँ से भगदड़ नहीं मची होती ना। भगदड़ तो आपके यहाँ से मची हुई है। नहीं, आपका कहना सही है, मेरे उत्तर में ये बात आ गई है, मैं उसको और विस्तार से बता देता हूं। जब विकल्प 2 बचे, एक विकल्प बचे जेल में चले जाओ, एक विकल्प बचे बीजेपी में चले जाओ, तो अब योद्धा कम बचे हैं। अब ज्यादातर लोग चुन लेंगे भाई हम तो प्राण बचाएंगे। तो अब क्या है, मैं कहना चाहूंगा इसमें कोई वो नहीं, आपने खुद देखा इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया। एक बार ट्राई करें विश्वास जी, वो माइक शायद वर्क कर रहा है, देखें। चलिए, मतलब ये बात तो धमकाकर हेमंत जी ने ये बात तो स्वीकार कर ही ली कि जो लोग पहले कांग्रेस में थे वो भ्रष्टाचारी थे। ये बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि डराया धमकाया जा रहा है, कोई प्रेशर है, तो प्रेशर में क्यों है? प्रेशर में आप तो नहीं हो, प्रेशर में मैं नहीं हूं।
तो प्रेशर में है यदि, इसका मतलब आपकी पार्टी में रह के कुछ गलत काम करते थे क्या? आप ये बोलना चाह रहे? आज यदि आपके साथ नहीं है तो आप ये बोल रहे हैं। और ईडी की बात कर रहे हैं तो मैं हेमंत जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पर भी केस चल रहा है, ये केस कब शुरू हुआ इसकी मालूमात करके डिबेट में आए। चाहे वो लालू की बात हम कर लें, चाहे राहुल गांधी जी की हम बात कर लें, चाहे सोनिया जी की हम बात कर लें, ये कोई भी केस का इनिशिएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। ये 10 साल पहले के केस हैं और ये केस किसी पर भी सरकार ने नहीं लगाए। याचिकाकर्ता कोर्ट में गया है और कोर्ट के निर्देश के बाद, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे इनकम टैक्स का मामला हो या किसी और जांच एजेंसी का मामला, उसके बाद खड़ा हुआ। नहीं, लेट मी फिनिश। इसलिए ये तो कहने का कारण है क्योंकि हम नहीं बचा पा रहे, नाचना आगे आंगन टेढ़ा। अरे आप बचा नहीं पा रहे, आपके पास नेता नहीं है, आपके नेता कोई अमेठी से लड़ना नहीं चाहते, रायबरेली से लड़ना नहीं चाहते, आप हम पर बात कर रहे हो। आप कह रहे हो अभी तक अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर इनको गाली देते थे, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को गाली देते थे, अब दोनों भ्रष्टाचारी मिलकर भाजपा को गाली दे रहे हैं। ये कह देने से काम नहीं चलेगा। जांच एजेंसी पर जो स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है उस पर इस तरह का एलिगेशन लगाना, ये आपकी अकर्मण्यता, आपका भ्रष्टाचार के प्रति जो आसक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। नहीं, लेकिन विश्वास सारंग जी, बीजेपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा पिछली बार जब चुनाव जीतकर सत्ता में आए, वो भ्रष्टाचार के विरोध में काम करना था, भ्रष्टाचार को खत्म करना था। अब जब ये आरोप आप पर लग रहा है कि आपने दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे वो दागी हो, चाहे उसके खिलाफ जांच चल रही हो, चाहे भ्रष्टाचार के तमाम मामले हो, लेकिन हमारे दरवाजे खुले, आप आ सकते हैं। विपक्ष तो आरोप आप पर ये लगा रहा है ना कि आपने वॉशिंग मशीन लगाई है। ये बार बार दिखाते हैं, ममता बनर्जी बताती हैं कि कैसे वॉशिंग मशीन में धुलाई हो रही है। अगर 300 ईडी और सीबीआई के नोटिस गए हैं तो उनमें से आधे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? वो तो धीमी हो गई, उनको तो समन धीमी गति से जा रहे हैं अब। यदि आप, दिक्कत तो यही है ना, इस देश में 70 साल 75 साल की आज़ादी में हमारी सरकार, तो यदि आप देखेंगे 10 साल की मोदी जी की सरकार, और यदि आप देखेंगे 5 साल की और उसके 1-2 साल पहले और अटल जी की सरकार, अधिकतर समय तो कांग्रेस की सरकारें इस देश में रहीं। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि ईडी और बाकी जो जांच एजेंसी थी इस पर सरकार का कंट्रोल रहता था? ये कह देने से काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मुद्दा यह है, हमें अंदर आकलन करना पड़ेगा कि हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जो हमारे साथ है वो धुला हुआ है, जो हमसे दूर जा रहा है वो भ्रष्टाचारी था, उस पर दबाव आ गया, इसलिए ये कह देने से नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की हालत खराब है और कांग्रेस को, हेमंत जी बहुत यंग है, इनको बहुत लंबी राजनीति करनी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऐसी जो पीढ़ी है उसको ये विचार करना पड़ेगा और इस पर आकलन करना पड़ेगा कि कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है। बीजेपी पर या ईडी पर या इलेक्शन कमीशन पर आप गाली देकर अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकते। जनता आपके साथ नहीं है, ये स्वीकारो और ये स्वीकार करना। देखिए, हमने भी 2 से शुरू की थी। जब हम जनसंघ में थे, जब जनसंघ हमारी शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस के नेता क्या नारा लगाते थे? जनसंघ के दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। हमने वहां से अपनी यात्रा शुरू की। भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सांसद से शुरू हुई, आज हम 400 पार की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम दूसरे पर उंगली ना उठाएं, अपना आकलन करें, अपने लिए यदि तैयारी करेंगे तो शायद आगे आने वाले समय में कुछ ठीक हो पाएगा। और हेमंत जी, ये है एक अहम सवाल। आप बोलें एक बार, उसमें वो चल रहा है माइक, आप यूज करें उसे एक बार, बोलिए जी। इट इज वर्किंग जी। ये बड़ा सवाल है कि आपकी पार्टी में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं सब जगह चुनाव प्रचार करते हुए। आपकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर नहीं आया है, बड़ी संख्या में यहाँ कोई रैलियां नहीं की हैं। राहुल गांधी एक बार आए हैं, उसके बाद अभी सतना की, खैर चलिए, ये कहा गया कि उनकी तबीयत खराब नहीं, इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन एक फेज गुजर गया और मौजूदगी नहीं दिखाई दी। तो आप खुद, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है, उसकी हकीकत है क्या ये कि इस तरह की भगदड़ मची हो और आपके लिए एक सीट भी जो थी वो भी बचाना मुश्किल है? क्या ये हकीकत है? नहीं, ये आपका प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए कि वो सीट बचाना मुश्किल है, ये जनता का प्रेडिक्शन होना चाहिए। रही बात केंद्रीय नेतृत्व की, तो हमारे पार्टी के जो प्रमुख हैं, मल्लिकार्जुन क्या कहते हैं, खड़गे साहब, तो कल भी वो सभा करी उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पार्टी में उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है देश में। जब खड़गे साहब स्वयं आ रहे हैं, राहुल जी भी हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन खड़गे साहब सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब वो सभा कर रहे हैं तो यह प्रश्न फिर नहीं उठता कि यहाँ केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, चाहे जीतू पटवारी जी हूँ, अब मैं स्वयं अपना क्षेत्र में ग्वालियर चंबल से आता हूँ,
तो मैं स्वयं अपने क्षेत्र में निरंतर प्रचार कर रहा हूँ। तो आज आपका TV9 का शो था, मुझे यहाँ पे आना था इस शो में उपस्थित होने के लिए, नहीं तो मैं आज भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में वहाँ पे प्रचार कर रहा होता। तो रही बात प्रचार की, तो उसकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चिंताजनक बात है। सारे चाहे प्रदेश कमलनाथ जी भी निरंतर लगे हुए हैं, चूंकि दिग्विजय सिंह साहब स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं अपना, तो वो इतना समय अन्य जगह नहीं दे पा रहे। निश्चित ही जो चुनाव लड़ता है वो अपनी लोकसभा में व्यस्त हो जाता है। इसके अलावा हमारी पार्टी का पूरा संघ, कल उमंग सिंगार जी धार में लगे हैं, मीटिंग ले रहे थे निरंतर। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं, काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी निरंतर आ रहा है और राहुल जी की भी सभाएं यहाँ पे निरंतर चल रही हैं और आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगी। रही बात लोगों के जाने आने वाली जो ये है, देखिए मेरा इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा कहने का जो तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति जाना चाहता है, जाने के लिए सब स्वतंत्र है, कोई भी कहीं से जा सकता है। आपके मीडिया जगत में भी होता है, आज कोई TV9 के लिए काम कर रहा है, कल वो दूसरे मीडिया हाउस से जुड़ जाएगा जाके। तरीके पे सवाल है मेरा कि कोई व्यक्ति आज अगर बैठ के कांग्रेस का नारा लगा रहा है यहाँ बैठ के कहिए मन से, और कल वो अचानक से बीजेपी का पट्टा पहन लेता है, तो इसको जाना नहीं कहते, इसको या तो मैं कहूँगा गद्दारी। मेरा व्यक्तिगत जो मत है वो इसको मैं गद्दारी कहूँगा कि या तो आप कहिए और कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे जिसको आपने परिवार माना, जिस पार्टी को आपने माँ माना, यदि आप वास्तविकता में उसको माँ मानते हैं और माँ से कभी मतभेद भी हो जाते हैं घर में, तो पहले आपको कारण स्पष्ट किया जाता है कि भाई मेरे ये कारण है, और फिर आप उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन अभी तक जितनी चीजें हुई उसमें यह हुआ कि इंटरनल बीजेपी वाले बातचीत करते रहे, पूरी दिन रात चलता रहा, बात कर रहे और वो वहां जा रहे हैं, और जो दबाव के कारण है वो भी स्पष्ट हैं। अब आप खुद देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात पे भी मैं आपको कह रहा था, जिस व्यक्ति ने बीजेपी को चंदा दिया 55 करोड़ का, ये तो ऑन रिकॉर्ड है बात, बीजेपी को चंदे देने वाला व्यक्ति स्वतंत्र गवाह कैसे माना जा सकता? उसकी गवाही पर केजरीवाल को अंदर कर दिया। हम केजरीवाल को कल गाली दे रहे थे या परसों गाली दे रहे थे वो छोड़ दीजिए, आज जो मूल प्रश्न है वो ये है कि केजरीवाल जी बीजेपी के चंदा देने वाले व्यक्ति की गवाही पे अंदर है, और 8-9 पहले के शुरुआत के बयानों में नाम नहीं था, अचानक से नाम आता, अंदर हो जाते हैं। तो बीजेपी के चंदाखोर जो हैं वो लोग इंडिपेंडेंट विटनेस माने जा सकते हैं क्या? नहीं माने जा सकते, स्वतंत्र गवाह। वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो स्पष्ट है सामने। नहीं हेमंत जी, दरअसल तो सवाल ये है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि देखिए सब जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, नेता प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेता प्रचार कर रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, लेकिन आपका एक सामूहिक नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा। वो उस तरह से लीडरशिप, एक कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में भी क्या ये एक बड़ी चुनौती है? ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर भी जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में भी उस तरह का सामंजस्य नहीं है। क्या ये चुनौती है? और क्या इस वजह से वो कलेक्टिव लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है? क्या वो वजह है? आपने मुद्दे पूछे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको उस पे भी आऊंगी, पहले आप इसका जवाब दे दें कि पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जो क्या है, आपके पास माइक है, मेरे पास अपनी जुबान है, हम दोनों स्वतंत्र हैं। बोलिए जी। और ये संविधान जिसको ये भाजपा खत्म करना चाहती है, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं अपने हिसाब से उत्तर दूंगा। तो मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा कि एक नारा आपको याद दिला रहा हूं, आपने भी सुना होगा, पहले लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे एक और नारा लगा था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं वही पूछना चाहता हूं, यहाँ पे थोड़े ऑडियंस भी बैठी हुई है, आप भी हैं, तो मुझे लगता है कि अब देश में महंगाई खत्म हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुका है। सुमैना जी, मैं थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ। सुमैया जी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। आप खेत की बात कर रहे हो, हेमंत भाई बार बार खलियान पर पहुंच रहे हैं। मुद्दा यह है कि समय बहुत पाबंदी वाला है। मुझे लगता है जो पूछा जा रहा है वो बोलेंगे, उसका जवाब देंगे तो मैं भी बोल पाऊंगा। बहुत लंबा ये बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं संविधान को चुनौती देने की बात। अब वो संविधान में तो TV9 को भी लिया है। आप कौन एंकर कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इससे कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस का नेता बीजेपी में रहेगा या कांग्रेस में रहेगा। वो क्या अभी कह रहे थे कि दबाव में चलेगा, अब कह रहे हैं गद्दार हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, यही तो दिक्कत आ रही है। मुद्दा आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप चुनाव काहे पे लड़ रहे हो। अभी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये बोल दें, ये जरा रिकॉर्डिंग में मुकेश भाई बड़े सीनियर, मैं बोल देता हूँ, राहुल गांधी जी से बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये यदि ये बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको चलाइए ना। मुझे लगता हम सब स्वीकार करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो राहुल गांधी जी से बड़े नेता हमारी पार्टी के अध्यक्ष। मुझे लगता है कि मुद्दा यही आ रहा है। आप बोल दीजिए कि मोदी की सरकार की जगह भाजपा की सरकार आप लिखेंगे अपने हैंडल पे, आप बोल के बताइए, मैंने तो दिखा दिया, आप बोल दीजिए। मोदी की सरकार है ना,
मोदी की सरकार है कि भाजपा की सरकार है? मोदी की सरकार और भाजपा की आप दोनों की व्यक्ति के सरकार नीचे है काम भाई। कर रहे हैं कि पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं? भैया मेरे आप बोल दीजिए, भैया आप मेरे अपने ट्विटर पे लिख 1947 के दीजिए बाद भाजपा की सरकार लिख दीजिए। नेहरू की और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन- नेहरू और लेकिन- कांग्रेस लेकिन- की सरकार थी, विश्वास जी। इंदिरा और कांग्रेस की सरकार थी, राजीव और कांग्रेस की सरकार थी। यही कहा जाता है, यही पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी होती है। पार्टी की भी सरकार होती लेकिन है, विश्वास जी, जो हेड होता है उसकी भी 400 सरकार पार होती है। आने पर मध्य प्रदेश क्या में मोहन की संविधान सरकार को तो नहीं खतरा है? क्या 400 पार आने पर संविधान को खतरा है? क्योंकि यही बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, संविधान वाली बात जो मैंने उठाई, हम इसी माइक को शेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों साथ में भी नहीं बोलेंगे। संविधान वाली बात जो मैंने उठाई वो इसलिए कहा क्योंकि भाजपा के पूर्व मंत्री हैं अनंत हेगड़े जी, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमको 400 सीट इसलिए लाना जरूरी है, यदि 400 सीट आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल सकते हैं। इस तरह का बयान आया और सारे प्रमुख मीडिया ने छापा भी इस बात को। एक और भाजपा की महिला प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात कही। अब मैं ये कहता हूं, अगर बीजेपी इसके समर्थन में नहीं थी तो बीजेपी उनके ऊपर कोई बहुत कठोर कार्रवाई करके एक उदाहरण देती कि ये लोग जो हैं ये भाजपा की मूल बात के खिलाफ, मूल नीति के खिलाफ बोल रहे हैं। अनंत हेगड़े जी पे मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई कार्रवाई हो, भाजपा के जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद, मंत्री रहे हैं। इस पर क्या 400 पार आएंगे तो संविधान बदलेंगे, ये आरोप लग रहा है? मुझे लग रहा है हेमंत भाई बहुत कम तैयारी के साथ आए हैं। मुद्दा शायद ये संविधान में परिवर्तन को लेकर बात समझने को तैयार नहीं है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, जिसका सुप्रीम या हम सबसे बड़ा सदन मानते हैं वो लोकसभा है। और ये विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में भी ये है। हम जब कानून की बात करते हैं तो कानून में अमेंडमेंट होते हैं, कानून में परिवर्तन होते हैं, कानून में कुछ नई धाराएं जुड़ती हैं। ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहने का तात्पर्य यह है कि भैया हम यदि मेजॉरिटी में आएंगे तभी हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा कर पाएंगे। यही तो लोकतंत्र का मूल है। अब ये समझ ही नहीं रहे, कह देने से कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं चुनाव रोक देंगे, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर हमारा कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं ईवीएम। ये देखिए, लेकिन मेरा सवाल देखिए, क्या ये है कि अगर इस तरह की संख्या बल आएगा तो फिर क्या हम एनआरसी होता हुआ देखेंगे? क्या हम यूसीसी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में लागू होते हुए? ये तो हम बोल चुके हैं, ये तो हमारा बिल्कुल समान नागरिक नहीं। देखिए, हमारा 2024 का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में सब स्पष्ट है। मोदी की गारंटी है नारी सशक्तिकरण की, मोदी की गारंटी है युवाओं के उन्नयन की, मोदी की गारंटी है गांव को सुदृढ़ करने की, मोदी की गारंटी है शहर के विकास की, मोदी की गारंटी है दुनिया का सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, मोदी की गारंटी है विश्व बंधु बनाने की, मोदी की गारंटी है समृद्ध भारत बनाने की, मोदी की गारंटी है विरासत भी और विकास भी। ये हमारी गारंटी है। हमने बोला हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये हमने बोला है। हम उससे कहीं अलग नहीं। एनआरसी आपके घोषणा पत्र में नहीं, हमने उसको तो हम जहां देखिए जो हमारे संकल्प पत्र में है वो हम पूरा अक्षरशः पालन करेंगे। और निश्चित रूप से यदि हमें पत्र में क्यों नहीं है, यदि हमें देखिए, मैं फिर कहूंगा इस बात पे अमित शाह जी ने बहुत क्लियर किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने जो कहा है वो हम करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हमारा संकल्प पत्र है ना, और संकल्प पत्र हमें लागू करना है तो निश्चित रूप से हमें मेजॉरिटी में आना पड़ेगा, हमें सदन में अपने बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, तभी तो हम अपने कार्यक्रमों को निष्पादित कर पाएंगे, हमारे संकल्प पत्र को निष्पादित कर पाएंगे। अब इधर से जाएंगे उधर से, क्योंकि मुद्दा नहीं है। आप बोलिए ना कि मोदी की सरकार ने विकास किया है, आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलिए ना भ्रष्टाचार खत्म किया है, पहली बार इस देश में। अब आप ईडी, अरे भाई ईडी ने काम किया है ना, ईडी ने भ्रष्टाचारी को बंद किया है। जब नेशनल हेराल्ड मामला हमने नहीं उठाया, नेशनल हेराल्ड में यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर आक्षेप लगे हैं तो ये मोदी जी की सरकार का मामला नहीं है। यदि चारा में सजा हुई है लालू जी को, जो जिनके साथ ये गलभैया कर रहे हैं, ये हमने नहीं किया। केजरीवाल जी का मामला ये हैंस प्रूव्ड है। अच्छा, ये इतनी इनने ताकत से बोला, ये बोल दें इस मंच से कि केजरीवाल जी बहुत ईमानदार है, बोलेंगे, बोल दें भ्रष्टाचार नहीं किया। इनके दिल्ली के नेता तो उठा कर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, ये बोले इस बड़े साफ गोही की बात कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए,
गाली देने से काम नहीं चलेगा। आपकी जमीन खत्म हुई इस है, पर जवाब- जनता में आपकी स्थिति खराब है, आप उसका आत्मावलोकन करिए, फिर ठीक होगी ठीक स्थिति। है विश्वास जी, इस पर जवाब लेते हैं, लेकिन आप मेरे एक संक्षेप में सवाल का जवाब देते जाइए। वो ये कि अजीत पवार पर तो आरोप आपने लगाए थे, अब आप उनसे पूछ रहे हैं केजरीवाल का आरोप, अजीत पवार पर आरोप लगाए और उसके बाद उन्हें शामिल कर लिया, अब उनको धीमी गति से समन जाते हैं, उनको तेज गति से समन नहीं जाते, जैसे समन फिर केजरीवाल मैं के पास निवेदन, जाते हैं। मैंने इसका तो जवाब फिर- दे दिया। नहीं, आप भूल गए, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। तो फिर ये सवाल मैंने तो पहले आपसे ही भी जवाब पूछा दे दिया। जाएगा। यदि मैंने पहले ही जवाब दे दिया, जो जांच एजेंसी है वो अपना काम करेंगी, जो जांच एजेंसी है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, और वो कांग्रेस की सरकार के समय भी करती थी, हमारी सरकार के समय भी कर रही हैं। वो हम यदि संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो वो हतोत्साहित होंगी। ये कह देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हमें जमीन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हेमंत जी, एक बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी खुद ये कहती रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार सृजन नहीं हुआ है, युवाओं को ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है। आपका जो केंद्र में मुद्दा है वो दिखाई दे रहा है संविधान खतरे में होना मुद्दा है। तो क्या ये कंफ्यूजन आप खुद भी पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच मुद्दा लेके जाने को लेकर, कि आप जब मुद्दा लोगों के बीच लेके जा रहे हैं तो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, जबकि बड़ा मुद्दा तो आपके मुताबिक बेरोजगारी का था, तो वो क्यों नहीं आपने प्रमुखता से उठाया? क्या वो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है? अब पहले तो विश्वास सारंग जी ने मोदी जी की इतनी सारी गारंटीज गिनाई, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मोदी जी की जुबान की और चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं है। दूंगा ना, उसका भी दूंगा। मैंने कहा इन दो चीजों की कोई गारंटी नहीं है देश में। अब मैं उस पर भी दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, मैं किसी भी आपके प्रश्न से नहीं बचूंगा। अब आपने महंगाई, बेरोजगारी की बात करी, कंफ्यूजन की बात करी, उस पर ही बता देता हूं। जब चुनाव लड़ा जाता है तो किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता, मुद्दे उसमें अनेक हो सकते हैं। संविधान की बात कब आती है? जब इस तरह हम संविधान का मुद्दा लेकर के नहीं आए। संविधान का मुद्दा लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विवश किया, इस तरीके के मंच से भाषण देकर के आरक्षण पे कई इस तरीके की बातें कही उन्होंने, कई इस तरह। अब जब स्वयं कोई जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद और मंत्री यह बात कह रहा है कि हम 400 सीट क्यों लाना चाहते हैं, संविधान खत्म की, मतलब आप कह दीजिए ये बात गलत है, ये वक्तव्य गलत है, मैं इस पे नहीं बात करूं, तो लाजमी है फिर प्रश्न उठेगा। वो हमारा मुद्दा तब नहीं था, लेकिन यदि कोई बीजेपी का जिम्मेदार व्यक्ति, कभी विश्वास सारंग जी भी बोल देंगे, तो फिर हम उसको मुद्दा बनाएंगे तत्कालिक। रही बात महंगाई और प्रमुख मुद्दा वही हाँ, दिखाई दे प्रमुख रहा है। मुद्दे हमारे वही हैं, जबकि आपके हमको मुताबिक बड़ा मुद्दा देश में चुनौती लोगों के सामने रोजगार की है, महंगाई की है। वो बिल्कुल आपका प्रमुख मूल मुद्दा जो दिखाई दे है हमारा, जिसपे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबसे उसमें प्रथम महंगाई और बेरोजगारी है। और ये चीज हम जनता को जागरूक भी करने की कोशिश करें, क्योंकि विश्वास सारंग जी बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नागरिक भी हैं और पद पर भी जिम्मेदारी के पद पर है। विधानसभा में भी जो आंकड़े दिए जाते हैं उसमें जो राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण में जो आते हैं आंकड़े, उसमें तक कई जगह आंकड़े लिखे हैं कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया। मैंने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछना चाहा, मैं तो आज भी पूछना चाहता हूं, मंच के माध्यम से पूछ लेता हूं, टीवी 9 के मंच के माध्यम से, यदि मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार मिला है, मैं आदरणीय विश्वास सारंग जी आपके सामने, सबके सामने पूछ रहा हूं, अगर तो उन लाखों लोगों की लिस्ट जारी कर दे कि ये नाम है, इस जगह का रहने वाला, उसका ये मोबाइल नंबर है, आप कंफर्म कर लीजिए और वो आज की तारीख में इतना इनकम टैक्स भर रहा है। मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई सूची है ही नहीं, सिर्फ एक किताब में छाप दिया कि हमने गरीबी दूर कर दी। कौन गरीब था आप नाम दीजिए ना, कि फला 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 व्यक्ति पहले गरीबी रेखा में थे, अब दूर हो गई, इन लोगों को रोजगार मिल गया, कैसे? और रही बात महंगाई की, तो महंगाई पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जब शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने थोड़ा सा जब दाम बढ़ गया था पेट्रोल डीजल का, तो उन्हें नौटंकी करी थी, साइकिल पे दिल्ली पहुंच गए थे संसद पे, और इस प्रकार नौटंकी करी, इस प्रकार तांडव किया जैसे पता नहीं क्या देश में हाहाकार मच गया हो। तब 60 रुपए के लगभग दाम था, पूरे आजादी से लेके 60-70 सालों में 60 रुपए पहुंचा, आज 100 के पार हो गया। आज शिवराज सिंह की साइकिल कहां चली गई? नहीं तो शिवराज क्यों निकलेंगे साइकिल पे? अब तो आपको निकलना चाहिए साइकिल पे, आपके नेता निकले साइकिल पे, उनको निकल के बताना चाहिए कि ये जनता का प्रमुख नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, यस, मैं विपक्ष में आप हैं अगर, तो आप वो मुद्दा उठाएंगे और बताएंगे कि देखिए सरकार कैसे लोगों के साथ अन्याय कर रही है, तो आप भी तो सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे। क्या ये वजह है, इस वजह से वो दावा कर रहे हैं 29-0 हो जाएगा? मैं शिवराज जी की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवराज जी मुख्यमंत्री का नहीं, बहन भाई का रिश्ता इस क्षेत्र से जोड़ा था, अपने प्रदेश से जोड़ा था, और उन्होंने ये बात कही थी और मैंने उनसे भी पूछी। मैंने कहा जब भाई हम तो बात कर रहे हैं प्रश्न की, यदि मैं आज ये बोल रहा हूं कि ये गलत है, तो क्या कल मैं किसी भी पार्टी में हूं या किसी भी स्थान पे हूं, क्या मैं उसको सही ठहरा सकता हूं? क्या मैं सही और गलत नीतिगत उसकी बात कर रहा हूं। रही बात कांग्रेस की, तो हम लोग तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं, हम लोग मीडिया पे बोल रहे हैं, मंच पे बोल रहे हैं, भाषणों में बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, और जो चीज है वो दिखाई दे रही है।
लोगों को दिखाई दे रही है कितना। यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल के दाम तो देख लीजिए। आप जो आटा हम लोग रोज खाते हैं खाने में, मैं समझता हूं हर एक भारतीय नागरिक खाता है, उस आटे का दाम दुगने से भी ज्यादा हो गया है, दुगने से भी ज्यादा। क्या ये महंगाई नहीं है? नहीं, इसी वजह से मेरा ये सवाल था कि अगर यही लोगों को परेशान कर रही है समस्या, तो फिर यही आपका प्रमुख मुद्दा क्या नहीं होना चाहिए था? और क्या डिरेल हुआ है, आप संविधान की बात करने लगे और फिर महंगाई और बेरोजगार उस तरह से केंद्र में नहीं रहा। लेकिन विश्वास सारंग जी, मेरा आपसे ये सवाल कि ये अहम मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में भी अगर हम अभी भी रोजगार की बात करें तो गरीबी उस तरह से दूर नहीं हुई है। रोजगार और सृजन करने की ज़रूरत है, लोगों के सामने जो आर्थिक सुधार है वो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये देश की काफ़ी जगहों पे है हकीकत, और मध्य प्रदेश की भी यही हकीकत है। लेकिन हम चुनाव में मुद्दा क्या सुनते हैं? चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से मुद्दा आता है कि ये सनातन विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे आते हैं। और कैसे आटे के दाम पाकिस्तान में कितने हो गए, इसकी चर्चा होती है। भारत में क्या है, रोजगार और बेरोजगारी और युवाओं के लिए जो बड़ी चुनौती है उसकी बात नहीं होती है। तो ये आखिरकार जो चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जिस पर होना चाहिए केंद्र में, वो है ही नहीं। वो वादे आपने सुना होगा, इन्होंने कहा मैंने बहुत सारी मोदी की गारंटी गिनाई। मोदी की गारंटी में हमने गरीब कल्याण की बात ही की है। मोदी की गारंटी में हमने शहर के और गांव के विकास की बात की है। मोदी की गारंटी में पहली बार श्रमिकों के विकास को लेकर, श्रमिकों के उन्नयन को लेकर हमारी सरकार ने काम किया है। हमने बुजुर्गों की बात करी, 80+ को लेकर कभी इस देश में बात नहीं हुई। हमने मध्यम वर्ग की बात की है और 10 साल में हमने किया है। अब ये हेमंत जी कहेंगे, कह देने से मुझे आश्चर्य, ये विधानसभा के क्वेश्चन का यहाँ पूछ रहे हैं, मुझे आश्चर्य, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे। इनको थोड़ा उपनेता प्रतिपक्ष हो गए तो बार बार विधानसभा ही विधानसभा दिखती है, ये कोई और मंच है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। पर हम विगत 4 चुनाव से मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, हम 163 से जीते हैं। ये सब मुद्दे कांग्रेस उठा चुकी है चुनाव में, जो आज यहाँ उठा रहे हैं। और इस सब पर, इन सब के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सरकार ने पुरजोर समर्थन दिया है और हमारी सरकार बनाई है। ये भूल रहे हैं ये बात। बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला, ये उठा उठा के सिर छोड़ा छोड़ा कर करके बोला है और जनता ने उसको नकारा है, क्योंकि जनता ने माना है कि हमने विकास किया है। ये बात कर रहे हैं पेट्रोल के, डीजल की दाम, अनुपात लगा लीजिए। और आपने जहां तक बात की सनातन की, तो देखिए बात तो आएगी, विकास भी होगा। हमने बोला विरासत भी और विकास भी। और बात तो नीचे तक आएगी कि जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पर जाते हैं, इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर जाती हैं, सोनिया गांधी, राजीव गांधी बाबर की कब्र पर जाते हैं। पर राम मंदिर के शिलान्यास का और उसके उद्घाटन का जब कार्ड मिलता है तो ये राम मंदिर में नहीं जाते। तो ये मुद्दा तो उठेगा। ये बहुसंख्यक समाज का देश है, क्यों नहीं उठेगा? ये मुद्दा हम नहीं उठा रहे, तो जनता पूछ रही है भाई कि आपने राम का विरोध किया, राम के खिलाफ हलफनामा दिया और उसके बाद राम मंदिर बनने के कार्यक्रम का आपको निमंत्रण दिया, उसमें आप क्यों नहीं गए? बाबर की कब्र पर जाओगे आप, जिसने राम मंदिर तोड़ा। पर आप, राम मंदिर जब बन रहा है और इस 500 साल की राह देखने के बाद बहुसंख्यक समाज का जब सीना और सर फख्र से ऊपर उठ रहा है, तो आप नहीं जाओगे। आपके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि इस देश में अधिकतर संसाधनों पर मुसलमान अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो क्या ये बात नहीं जाएगी? ये बुरी नहीं लगेगी लोगों को? ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? इस पर जवाब ले लेते हैं हेमंत जी का। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना, विश्वास जी इस पर जवाब दीजिए पहले, कि ये भी कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद जो मत प्रतिशत कम होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद ये मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये वजह है? देखिए, मैं फिर इस तरह से फिर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा संकल्प पत्र पहले मतदान के चरण के पहले आया है। मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र उसके बाद हुआ है। मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र पहले से होता आया है। मनमोहन सिंह अभी रैली में प्रधानमंत्री ने जब उसका जिक्र किया, तो क्या उसके पीछे वो भी एक कारण है कि पहले चरण के मतदान में वोट प्रतिशत कुछ कम दिखाई दे रहा था? इस तरह के परसेप्शन से राजनीतियां नहीं चलती। ये हो सकता है किसी न्यूज आइटम हो सकता है, मीडिया का आइटम हो सकता है, कांग्रेस का आइटम हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये कहा है, और प्रधानमंत्री जी किसी चरण में कम मतदान हो जाएगा इसलिए कोई मुद्दा उठाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये कहा है और ये मुद्दा उस समय से जीवित है जब मनमोहन सिंह जी ने ये बात की थी और कांग्रेस ने इसका खंडन नहीं किया था। ये बड़ी बात थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हो और आप कहते हो कि इस देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का हक रहेगा, क्या ये मुद्दा नहीं होगा?
ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, ये हर चुनाव में आएगा। कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है ये। आप राम मंदिर में नहीं गए, ये मुद्दा है, पर हम फिर कह रहे हैं कि गरीब का कल्याण हमने बोला है, हमने युवाओं के उन्नयन की बात की है, हमने महिला सशक्तिकरण की बात की है, हमने इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने की बात की है, तो इस देश की आंतरिक सुरक्षा की बात की है। मुद्दा कोर मुद्दा है हेमंत जी, लेकिन क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना आपको राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि बीजेपी ने उसे प्रमुख मुद्दा बना लिया। मैं इंतजार कर रहा था कि ये प्रश्न जरूर आएगा, मुझे मालूम था। अब मैंने कहा, मैं देख ही रहा था ये प्रश्न आपकी तरफ से आता है या आपकी तरफ से आता है, लेकिन ये मुझे पता था कि मुझे विश्वास था कि विश्वास भैया इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। बड़ा अजीब लगता है जब नाथूराम के भक्त भगवान राम की बात करते हैं। ठीक है, अब रही राम भक्ति की बात, तो हमारे अंदर भक्ति भाव है। हम राम की पूजा कब कहाँ ओरछा में भी जाके करते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि ओरछा में जो राम विराजमान है और अयोध्या में जो राम है वो अलग है। मेरा ये मानना, राम की भक्ति इस हॉल में बैठ के की जा सकती है, अपने घर में बैठ के की जा सकती है, और मीडिया पे लाइव दिखाने का जिनको शौक है उनने वहां मीडिया पे लाइव दिखा करके भक्ति कर ली है। रही बात, मैं अपने हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, मैं उन पे बहुत आस्था रखता हूं, मेरा पूरा परिवार, और मैं सब देश के सभी लोग रखते हैं। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं ये बात कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर निर्माण के बाद होनी चाहिए। जैसे हम घर में, हम लोग घर बनाते हैं अपना, तो गृह प्रवेश मैं समझता हूं घर बनने के बाद ही किया जाता है, कि घर जब बन जाए तब लोगों को बुलाते हैं, कच्चे घर में कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं बुलाता है। तो ये जो भगवान राम की भक्ति चल रही है, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के चल रही है। और मैं फिर इस बात को मंच से कह रहा हूं कि मैं, हमारे विधायक, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब लोग, हम लोग भगवान राम की भक्ति करेंगे, और मीडिया को बता करके नहीं करेंगे। जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी आदेश करेंगे तो अयोध्या भी जाएंगे, ओरछा भी जाएंगे, और देश में जितने राम मंदिर है सब जगह जाकर के भक्ति भी करेंगे, राम की पूजा भी करेंगे। लेकिन बीजेपी के पिछलग्गू बन के नहीं जाएंगे। और जब बीजेपी जिस प्रकार से राम की बात करती है तो ऐसा लगता है कि राम का जन्म बीजेपी ने किया, यार भगवान राम बीजेपी के सदस्य हों। ठीक है, भाई राम को ये लेके आए हैं कि राम बीजेपी को लेके आइए, पहले ये भी स्पष्ट होना चाहिए। मैं दो चीजें और कहना चाहूंगा, मैं लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल, दो चीजें जो हम पीछे छोड़ा है, जो हम मुद्दे पीछे, हमेशा यही होता है कि हम मुद्दे पीछे छोड़ाते हैं। दो चीजों पे जो आपने अजित पवार जी का बात कही थी कि पहले स्वयं मोदी जी ने भर भर के मंच से उनको क्या क्या कहा, आपने भी सुना होगा, उस पर उत्तर नहीं आया। और दूसरी चीज आपने कही थी, और मैंने भी पूछा था, कि जो रोजगार जिन लोगों को मिला है उन लोगों की कोई सूची सार्वजनिक करेंगे क्या? कोई नाम, जैसे मध्य प्रदेश की बता दे विश्वास सारंग जी, चलो देश की नहीं बता, मध्य प्रदेश की सूची सार्वजनिक कर दें। और रही बात विधानसभा, आपने मुझे बोला कि मैं विधानसभा का प्रश्न यहाँ पूछ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ जब कोई बात संसद में नहीं सुनी जाएगी तो उसको बाहर पब्लिक में, मीडिया में रखी जानी चाहिए। और विधानसभा कोई गोपनीय जगह नहीं है कि जहां हम दो लोगों ने चर्चा करी और भूल गए। विधानसभा में जनता हमें भेजती है जनहित के मुद्दे उठाने के लिए। तो मैं समझता हूं विश्वास सारंग जी को भी इसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि विधानसभा की बात को बाहर भी कहें, और जो सच है उसको सच कहना चाहिए, और जो रोजगार के आंकड़े हैं वो पेश तो कर दें। ठीक है, आपने लेकिन ये कहा कि हम राम भक्त हैं, हम राम भक्ति करेंगे, दिखाकर नहीं करेंगे, मीडिया के कैमरों पर नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार तो अब राजनीति में, और राजनीति में परसेप्शन एक बड़ा अहमियत रखता है। लोगों के बीच क्या भावना है, क्या लोगों के बीच जो भावना है वो खुशी की भावना थी, और उसका हिस्सा नहीं बनना राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक परसेप्शन ये गया कि अगर जाते तो बेहतर होता। क्या ऐसा है? क्या राजनीतिक तौर पर उस परसेप्शन की वजह से, चाहे वो बीजेपी ने आपके खिलाफ बनाया हो या आप अपनी बात को प्रमुखता से ना रख पाए हो, क्या उसकी वजह से वो परसेप्शन बना है, और क्या उसका असर चुनाव में भी दिखेगा? अब उसका असर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं उसका असर कैसा भी रहे, लेकिन हम अपनी भक्ति भाव तो नहीं बदल सकते। ठीक है, मतलब हम लोग नौटंकी नहीं कर सकते देश में। ठीक है, विश्वास जी, जो भी होगी भक्ति अंदर होगी वो ही बाहर रहेगी। बीएचपी का कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी का अगर ये कहना है कि हम जब जाना चाहेंगे हम चले जाएंगे, हम घर में बैठकर भक्ति कर लेंगे, हम बाद में चले जाएंगे, टीवी कैमरों के लिए क्यों जाएं और क्यों दिखाएं अपनी भक्ति? अगर नहीं गए तो राम विरोधी कैसे हो गए, सनातन विरोधी कैसे हो गए? चलिए, मैं मान लेता हूँ आप मंदिर में नहीं गए, तो आप पर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि आप राम विरोधी हैं या नहीं है। पर आपने सुप्रीम कोर्ट में राम के खिलाफ हलफनामा दिया, इससे तो प्रदर्शित होता है ना कि आप राम विरोधी हो। उस पर क्या कहना है? उस पर कुछ ये प्रकाश डालेंगे? इनके नेता ने ही कहा ना, इनके नेता ने ही तो बोला ना कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। इससे नहीं प्रदर्शित होता कि ये राम विरोधी हैं या नहीं है।
मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है क्योंकि आपके नेता इटली की मानसिकता में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उन्हें हिंदू देवी देवता, हिंदू मतावलंबी, हिंदू संतों से विरोध करना है, इनकी मानसिकता है। इसलिए ये शॉर्टकट लगा रहे हैं कि कहीं भाजपा, कहीं ये, कहीं वो। अरे जाते ना, ये बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, मुझे बहुत आश्चर्य है, और ये मैं फिर कहूंगा, निवेदन करूंगा, शंकराचार्य जी जैसे बहुत परम पूज्य को हमें राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मेरी आपत्ति है इस मंच पर उनका नाम लेकर उनको कोट कर रहे हैं कि उन्होंने जाने से रोका। ये फिर रिपीट करें, उन्होंने जाने से रोका। मुझे आश्चर्य है कि हेमंत जी जैसे 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 व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है। मैं निवेदन करूंगा कि ये अपने शब्दों को वापस लें। किसी शंकराचार्य ने जाने से नहीं रोका है, उनको विवादास्पद मत करिए। किसी शंकराचार्य जी ने नहीं कहा। उन शंकराचार्य जी ने बाद में बोला कि इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है कि राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल नहीं रोका। ये अपनी राजनीति के लिए शंकराचार्य जी के नाम का उपयोग कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। ये कहीं इधर से शॉर्टकट मारते हैं, कहीं उधर से शॉर्टकट मारते हैं। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद को प्रश्रय देकर, राम विरोधी गतिविधियों के कारण ये इस देश की राजनीति के नेपथ्य में चले गए हैं। इनको विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। केवल हम पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। अब आप इनसे ये पूछो तो कि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जब राम विरोधी है या नहीं है। जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इतना विकास किया है, 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है कि हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये सब होने के बाद भी आखिरकार तो चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें मुसलमानों का पहला अधिकार हो जाएगा अगर ये सत्ता में आ जाएंगे, यूसीसी है, राम मंदिर है। आखिरकार वही मुद्दे हैं और उनके इर्द गिर्द ही बात होती है। विकास की नहीं, बात, देखिए मैं आपकी बात का खंडन कर रहा हूं। मैं इस बात की खंडन कर रहा हूं। देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं टीवी 9 के मंच से, इस फ्लोर से मैं ये एक विषय पूरे देश के सामने, बल्कि दुनिया के सामने रख रहा हूं। ये पहला चुनाव है जो प्रो कन्वेंसी हो रहा है। पहला चुनाव है जो मोदी जी के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर लड़ा जा रहा है। ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में, और खासकर ये जो युवा बैठे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि कोई एक नेता हुआ जिसने अपने विचार पर कभी समझौता नहीं किया, अपने कार्यक्रमों पर समझौता नहीं किया, दमदारी से अपनी बात की और जनता ने उसको शिरोधार्य किया। नरेंद्र मोदी केवल इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं राज कर रहे, इस देश की 135 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता है। और यह बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। पूरी दुनिया के सामने ये एक विचार आया है, एक सकारात्मक चुनाव है। समय खत्म हो रहा है हमारा। हेमंत जी, आप अगर संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहें कि कंफ्यूजन है क्या, कौन से मुद्दे पर बात करनी है? क्योंकि चिदम्बरम कहते हैं सीए खत्म कर देंगे, सत्ता में आएंगे, तो मैनिफेस्टो में है नहीं सीए, आपके ये वादा आपका मैनिफेस्टो में नहीं है, तो फिर यही कंफ्यूजन है क्या लोगों के बीच भी? संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म। अग्निपथ खत्म करेंगे, जो अग्निवीर वाली जो योजना है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को बहुत संक्षिप्त में कह देता हूं। मैं 2017 में विधायक बन के आया। पिक्चर बहुत देखते, अग्निपथ बोल रहे अग्निवीर को। नहीं, उसमें अग्निपथ नाम की योजना आपको पता नहीं है, फिर एक बार आप जानकारी ले लीजिएगा। अग्निवीर वो व्यक्ति है जो जिसकी नौकरी लगेगी, और योजना का नाम अग्निपथ है। आप थोड़ा पिक्चर देखना शुरू कर दें। मैं आपको ये कहना, नहीं चले बात खत्म कर दी। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम उसको खत्म करेंगे। इसलिए खत्म करेंगे, मैं जब 2017 में 1.25 साल के लिए विधायक बना, उसके बाद भी मुझे 5 साल पेंशन मिली जब मैं हार गया उसके बाद, और जीवन भर मुझे पेंशन मिलेगी आगे भी। लेकिन जो व्यक्ति फौज में जाएगा, 4 साल की नौकरी करेगा, उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, वो जबकि आपकी जान पे खेल करके वहां पे देश की सेवा करेगा। ऐसी देश विरोधी योजनाओं को हम लोग खत्म करेंगे। रही बात मुद्दे की, धन्यवाद, आपने मेरी बात का समर्थन किया। रही बात मुद्दों की, तो महंगाई, बेरोजगारी, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। अगर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता रोजगारी के आंकड़े पेश कर दे, तो मैं आपको इस टीवी 9 के मन से कह रहा हूं, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा उनको जाके माला पहनाऊंगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, लेकिन वो आंकड़े होने चाहिए, कहने से कुछ नहीं। आप बताइए, इतने लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार मिला, मैं जाके खुद विश्वास सारंग जी या मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, विश्वास जी, बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे नहीं करने देंगे, आपने इनको मौका दिया। अब आप संक्षेप में जवाब दे दें जी। आप थोड़ा जी हेमंत जी की तरफ ज्यादा वो कर नहीं विपक्ष की तरफ होना भी चाहिए। नहीं, हाँ, ये बात सही है। देखो, इन्होंने मान लिया कि विपक्ष में ही रहेंगे,
ये इन्हें मान लिया, ये कंक्लूजन अच्छा है। चलिए, ये मोदी conclusion 400 अच्छा है पार ना? जाएंगे। आज मैं की फिर बात निवेदन करके कर आप रहा हूं। भविष्य के मैं आज फिर की बात निवेदन करके कर आप रहा हूं। भविष्य के सपने बुन सकते मैं हैं। फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि इस देश में मोदी जी ने, जैसा मैंने कहा कि एक सकारात्मक माहौल में चुनाव, ये दुनिया के सामने एक बहुत अच्छी नज़ीर प्रस्तुत हुई है। और आगे आने वाली पीढ़ी जो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ती है, उसको ये एस्टेब्लिश होता है कि जनता की सेवा करना, देश के लिए काम करना, समाज के पुनर्निर्माण का यदि हम काम करते हैं तो जनता उसको स्वीकार करती है। मोदी की गारंटी ये भी है, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी की गारंटी ये भी है कि ये हर समय ऐसी नीतियों से विपक्ष में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने। बाबा बागेश्वर धाम का जो स्थान है वो विश्वास भैया को मिलना चाहिए भविष्यवाणी करने के लिए। धन्यवाद।